दोस्तों, मोदी जी का ये डायलॉग, अब की बार 400 पार, 400 प्लस सीट की बात वो करते हैं। एनडीए की बात करें तो वो 370 प्लस सीटों की बात करते हैं। उनसे अगर ये पूछा जाता है कि क्या आप इस साल के 2024 के चुनाव के लिए आप तैयार हैं या उसके बाद उसके नतीजों के लिए तैयार हैं, तो उनका ये जवाब होता है कि मैं 2024 के लिए नहीं, मैं 2029 की बात सोच रहा हूं, मैं 2034 की बात सोच रहा हूं। ये तो हम जीत चुके हैं। ये कॉन्फिडेंस मोदी जी का जनता के ऊपर विश्वास शो करता है कि किस तरीके से जनता बीजेपी को, मोदी जी को एक मौका देना चाहती है और उनके प्रोग्रेसिव काम को देखते हुए अगले बार भी सत्ता में उनको लेकर के आना चाहती है। पर अगर हम ग्राउंड रियलिटी को चेक करें तो क्या वाकई में ये सारी चीजें सही हो रही है? 3 चरण का मतदान हो चुका है, चौथे चरण का मतदान चल रहा है, जिसमें 380 सीटें या 378 प्लस सीटों में वोटिंग हो चुकी है। ठीक है, यहां पर कई बीजेपी सपोर्टर्स का यह कहना है कि इस 380 सीटों में से बीजेपी के पास कम से कम 350 प्लस सीट है। ठीक है, बीजेपी के पास 350 प्लस सीट है। पर क्या वाकई में यह सही है? अगर यह बात सच है कि मोदी लहर या बीजेपी की लहर पूरे देश में बहुत अच्छे से चल रही है, तो फिर कुछ वाकया ऐसे सामने आए हैं इस पूरे देश में जो इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा करते हैं। पहली बात, इलेक्शन कमीशन पर वो सवाल खड़ा करते हैं। दूसरा, जो फ्री एंड फेयर डेमोक्रेटिक इलेक्शन की बात होती है उस पर भी वो सवालिया निशान लगाते हैं। तो पहला ये है, एक इंसिडेंस को देख लेते हैं। जो बीजेपी की कैंडिडेट हैदराबाद में थी, उन्होंने क्या किया, जब वो पोलिंग स्टेशन पर गई तो वहां पर कुछ इस्लाम के, मुसलमान के जो मुस्लिम महिलाएं थी वो वोट डालने आई थी। तो एलिजिडली वो क्या कर रही थी, उनका बुर्का उठा करके उनके फेस को आधार कार्ड से मैच कर रही थी कि तुम लोग फेक तो नहीं हो। ठीक है, अब ये इतनी बड़ी बात है, इसकी परमिशन ना तो आरपीए एक्ट 1951-50 देता है और ना ही इलेक्शन कमीशन ये मंजूरी किसी भी कैंडिडेट को देता है। पहले के टाइम की बात करें तो इलेक्शन कमीशन जब कड़ा हुआ करता था, जब उसकी जो ऑनर थी, जब वो मेंटेन थी इलेक्शन कमीशन की, तो ऐसे कैंडिडेट का कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता था। यहां पर देख रहे हो मुस्लिम महिलाएं हैं, ये हैदराबाद से बीजेपी की कैंडिडेट हैं और वो क्या कर रही हैं, उनका बुर्का उठा करके उनके फेसेस को अनवील कर रही हैं। अब ये राइट्स इनको किसने दिया? ऐसा कोई राइट संविधान में मौजूद नहीं है। ठीक है, ये सीधा सीधा क्या होता है, अपहिवल होता है किसका? कानून का। ऐसे राइट्स मिले हैं कैंडिडेट्स के पास। ये राइट होते हैं कि जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन लोगों को प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेक कर सकता है, वो वेरीफाई कर सकता है। तो जब वो वेरीफाई कर रहा है तो आप उसको चुपचाप ऑब्जर्व कर सकते हो अपनी कैपेसिटी में। लेकिन इस तरीके का इंटरोगेशन, जब आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा ये इंटिमिडेशन है, इंटरोगेशन है। इलेक्शन कमीशन जब हरकत में आई तो इनके साथ केस हुआ, इनके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई इन कैंडिडेट के ऊपर। तो उन्होंने ये बोला कि वोटर्स को जानना तो मेरा हक है, मेरा अधिकार है, बट वो हक और अधिकार एक्शन में तब्दील वहां पर उनको नहीं करना था। इनका जो कम्युनिकेशन है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ होना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन के साथ होना चाहिए था। उसके अलावा डायरेक्टली किसी को धमकाना या इस तरीके से किसी की रैगिंग ले लेना, एक तरीके का ये रैगिंग था, रैगिंग ले लेना, ये क्या करता है, एक इनसिक्योरिटी और डर का माहौल बना देता है वोटर्स में। ओवैसी के अगेंस्ट ये महिला लड़ रही हैं। ये एक अकेला केस नहीं है, एक सिमिलर टाइप का केस आपको देखा गया है धर्मपुरी अरविंद, जो कि फिर से बीजेपी के हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी निजामाबाद में है, हैदराबाद में। इनका भी सेम इशू है कि आप बुर्का पहन करके वोट देने मत आया कीजिए, हमें आपकी आइडेंटिटी पता नहीं चलती है। तो भाई, जब यहां पर बुर्का पहनना लीगली अलाउड है इंडिया में, यूसीसी का इंप्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ। इनकेस यूसीसी का इंप्लीमेंटेशन होता तब भी इसको हटाना नहीं होगा, ये तो फ्रीडम ऑफ चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा। आप इस चीज को नहीं हटा सकते हो, फिर भी आप इस पर सवालिया निशान लगा रहे हो। खुद ही आप कानून बन रहे हो, खुद ही आप अंपायर बन रहे हो, खुद ही आप मतलब लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, आप जुडिशरी, सब सारी चीजें आप खुद बन रहे हो। वो भी कहां पर? जहां पर इलेक्शन हो रहा है, जहां पर बूथ, जो पोलिंग बूथ है, वहां पर आप ये सारी चीजें कर रहे हो। फिर इसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी है YSRCP, ये बीजेपी के साथ अलायंस में नहीं है ऑलमोस्ट, बट ये साइलेंट सपोर्टर रही है बीजेपी की। बीजेपी कोई भी बिल लाती है तो ये पास कर देती है। ठीक है, ऊपर से देखा जाए तो ये बीजेपी की सपोर्टर नहीं है, बीजेपी के साथ अलायंस में नहीं है। कई बार होती है, कई बार नहीं होती है, इनका कोई भरोसा नहीं होता। अब यहां पर देखो क्या हुआ है,
आपको दिख रहा होगा इस पूरे इमेज में क्या हो रहा है कि एक पॉलिटिकल लीडर है, एक एमएलए है, ठीक है, ये इनको थप्पड़ मार रहे हैं, ये इनको थप्पड़ मार रहे हैं, और ये कौन है? हमारे और आपके जैसा आम आदमी है। अब यहां पर क्या इशू उठता है? यहां पर क्या हुआ था? वोट देने आए थे, वोटिंग चल रही थी, तो इन एमएलए जी को लगा, इन एमपी जी को लगा कि भाई हम क्या करते हैं, लाइन को तोड़ करके सबसे पहले हम वोट कर देते हैं। लाइन को तोड़ के वोट करने का क्या मतलब है कि सारे लोग लाइन पे लगे हुए हैं वोटिंग डालने के लिए। इन्होंने लाइन को तोड़ दिया और लाइन को तोड़ करके ये खुद वहां पर वोट डालने चले गए। जब ये वहां पर वोट डालने गए तो इन पर्सन ने अपोज किया। जैसे ही इन पर्सन ने अपोज किया, एमएलए जी ने इनको, एमपी जी ने इनको थप्पड़ मार दिया, पलट के इन्होंने भी थप्पड़ मारा, ठीक है। इन दोनों ने जब थप्पड़ मारा तो जो एमएलए के जो गुंडे थे वो इन पर टूट पड़े। तो यहां पर सिंपल सी बात यह आ रही है कि बीजेपी का राज कम लग रहा है, गुंडा राज ज्यादा लग रहा है। कई जगह पर तो यह भी देखने को मिला है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो पूरे तरीके से मूक बन के खड़ी थी, डेड हो चुकी थी। पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब इलेक्शन कमीशन को ही कैप्चर कर लिया गया है, ऐसा लोगों का कहना है। इसके बाद कैंडिडेट तो कैंडिडेट, ये सारे आपको कैंडिडेट प्रत्याशी दिख रहे थे, ये तो कैंडिडेट ही है। ये पोलिंग ऑफिसर हैं, ये मैडम क्या है, ये पोलिंग ऑफिसर हैं। और जब ये अपने बूथ में इलेक्शन करवा रही थी तो ये मोदी जी के नारे लगा रही थी, ठीक है। ये इनको इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग ऑफिसर बना करके भेजा है ताकि तुम ढंग से इलेक्शन को कंडक्ट करवा पाओ। बट ये क्या कर रही थी? ये मोदी जी कर रही थी। फिर लोगों ने क्या किया, इनकी वीडियो बना ली। जिनको ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि डेमोक्रेसी है, इनकी वीडियो बना ली, तो ये हाथ पैर जोड़ने लगी कि माफ कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, या आने वाले टाइम पे ऐसा नहीं होगा। अब देखिए, ये सब तो फिर भी ठीक था। अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये इमेज क्या है। ये इमेज जो सीसीटीवी फुटेज होता है, जो सीसीटीवी कैमरा होता है, उसका एक रिप्रेजेंटेशन है। सीसीटीवी आप लगाते हो तो देखोगे कि कंप्यूटर में इस टाइप की आपको स्क्रीन दिखेगी, बट यहां पर जो स्क्रीन है वहां पर क्या है, वहां पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि जहां पर ईवीएम लगा हुआ था वहां पर इलेक्ट्रिसिटी 45 मिनट के लिए चली गई थी। आप वहां पर इलेक्ट्रिसिटी 45 मिनट के लिए चली गई थी, पूरा का पूरा सिस्टम बंद हो गया था वहां पर। और ये कहां पर हुआ है? तो ये बारामती कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ है, जहां पर जो न्यू शिंदे की जो पार्टी बनी है, शिंदे एनसीपी और सुप्रिया सुले, शिंदे एनसीपी और सुप्रिया सुले के बीच में यहां पर इलेक्शन हो रहा था, और यहां पर पूरे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी ही चली गई। ये अब जानबूझ के हुआ या गलती से हुआ, एक कोइंसिडेंस था। कोइंसिडेंस 45 मिनट तक कैसे चल गया? जनरेटर की कोई व्यवस्था क्यों नहीं थी? आजकल तो खैर 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी, अरे किसी के घर जब शादी होती है ना, तब भी वो एक जनरेटर या इस तरह की व्यवस्था करके रखता है। यहां इलेक्शन हो रहा है और यहां 45 मिनट तक लाइट गोल है, और इसको किसी न्यूज चैनल ने कवर नहीं किया है, इसको खुद सुप्रिया सुले जी ने कवर किया है, ठीक है। तो ये यहां पर जो चल रहा है वो एक तरीके से मीडिया, जो फोर्थ पिलर मानी जाती है डेमोक्रेसी का, वो पूरे तरीके से डिफंक्ट हो गई है। इलेक्शन जो होता है, अगर आप इलेक्शन की बात करोगे तो इलेक्शन जो है बेसिकली उसका जो बेसिक फेसेट है वो है वोटिंग, फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। वो अब वही खतरे में है। पहले हिंदू खतरे में था, अब कौन? अब इलेक्शन खतरे में आ चुका है। और इलेक्शन कमीशन तो खत्म ही हो चुका है पूरे तरीके से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का इन सब पे अभी तक कोई से नहीं आया है। मोदी जी के साथ या बीजेपी के साथ, जहां पर बीजेपी इतना मतलब अपने आप को बहुत एक अपर पोजीशन पर समझती थी, बहुत अच्छा समझती थी अपने आप को, ये अचानक से इतनी नीचे कैसे आ गई? देखो, गिरने का कारण ये है कि पीएम मोदी की या बीजेपी की जो पॉलिटिक्स रही है वो नैरेटिव की पॉलिटिक्स रही है। नैरेटिव कहने का मतलब कोई ना कोई एजेंडा उठाते हैं, उस एजेंडा को हाईलाइट करते हैं, और हाईलाइट करने के बाद उस बेसिस पर पॉपुलर सेंटीमेंट बनाते हैं, और जब पॉपुलर सेंटीमेंट बनता है तो फिर वोट उनको गिरते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कोई ढंग का काम नहीं किया, उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट बीजेपी की वजह से हुआ है, लेकिन साथ ही साथ ऑटोक्रेटिक स्टेट पर भी बीजेपी लेकर के जा रही है इंडिया को। कैसे लेकर के जा रही है? देखो, जब 2014 में ये आई थी तो 2014 में जो इनके पास मुद्दा था वो ये था कि कांग्रेस करप्ट है, हमें करप्शन से लड़ना है। हालांकि लोकपाल बिल यहां पर पास हुआ, पास होने के बाद भी लोकपाल में जो मेंबर्स होने थे वो 6 से 7 साल तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुए थे, वो मेंबर, उनके पास मेंबर ही नहीं थी। ये बात अलग है कि अलग अलग एंटी करप्शन एजेंसीज काम कर रही है, बट लोकपाल जो एक मुद्दा था कि लोकपाल को भी हम लेकर के आएंगे, वो चीज यहां पर नहीं हुई। फिर नैरेटिव चला डिमोनेटाइजेशन का। डिमोनेटाइजेशन से इंडिया की जीडीपी को असर हुआ था, काला धन उस हिसाब से वापस नहीं आ पाया था। उसके बाद फिर नैरेटिव किसका चला? तो सर्जिकल स्ट्राइक्स का। फिर बीजेपी जीती।
इस बार क्या हो रहा है, उनके पास ऐसा कोई नैरेटिव नहीं है। अब वो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बोल रहे हैं कि वो बढ़ रही है, और वो जो डेटा, जिस डेटा के साथ अब वो आप कह रहे हो कि मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो डेटा 10 साल पुराने सेंसस का लिया हुआ है, आप उसको तोड़ मड़ोड़ करके यहां पर पेश कर रहे हो, तो फिर लगेगा एक फियर मॉन्गरिंग होगी, और फिर वोट जाएंगे किसके बेसिस पर, तो रिलीजन के बेसिस पर। तो ये जो फोर्थ फेज में चल रहा है पोलिंग का, इससे साफ साफ ये लग रहा है कि बीजेपी की जो उम्मीद थी यहां पर आने की, वो उम्मीद पूरे तरीके से गिरती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो ये बेसिक ऑन ग्राउंड रियलिटी है, ऑन ग्राउंड रिपोर्ट है। इसका जो एनालिसिस है वो हमें खुद करना होगा, और उस हिसाब से हमें वोटिंग डालनी होगी। तो इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।